नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना का भाग 1। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कासल लुईस संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हम अष्टक नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय जो है कासल लुईस संरचना। कासल लुईस संरचना को जानने से पहले क्या आप रासायनिक आबंध के बारे में जानते हैं? रासायनिक आबंध उस आकर्षक बल को कहते हैं जो कि किसी परमाणु या आयनों के बीच में लगती है। रासायनिक आबंध को हम इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। कासल और लुईस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक आबंध को समझाने के लिए एक संरचना यानी थ्योरी दी थी। यह पहले वैज्ञानिक बने जिन्होंने संयोजकता यानी बैलेंस को अच्छे से समझाया था। लुईस ने परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्टी या आंतरिक इलेक्ट्रॉन एवं बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया था। बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उन्होंने यह भी माना कि ये 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं जो केंद्र अष्टी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। लुईस ने यह बताया कि परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपनी स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। सोडियम और क्लोरीन में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सफलतापूर्वक देकर अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सोडियम बनाता है सोडियम +1 आयन और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर अपना स्थायी अष्टक निर्मित करता है। क्लोरीन एटम बनाता है क्लोराइड आयन यानी Cl-। स्क्रीन पर आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में सोडियम और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यह दोनों आयन बनाते हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। उसी तरीके से जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन अणु बनता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे हमें यह पता चला कि एक रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। एक होता है आयनिक आबंध जिसे इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और दूसरा होता है सहसंयोजी आबंध जिसे इंग्लिश में कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इन दोनों आबंध के बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। लिथियम की लुईस बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 1s2 यानी लिथियम की संयोजकता है 1। तो इसका लुईस बिंदु संरचना होगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम नियॉन का लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 1s2 यानी नियॉन की संयोजकता है 8 यानी 8। तो नियॉन की लुईस बिंदु संरचना होगी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
इस तरीके से हम किसी भी तत्व या अणु का लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं। कासेल लुईस संरचना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी। उनके मुताबिक ऋणायन तथा धनायन स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा स्थायित्व ग्रहण करते हैं। इसे समझने के लिए हम NaCl का उदाहरण लेते हैं। NaCl को बनाने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Na+ बनाता है और क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्लोराइड आयन बनाता है। तो NaCl बनता है Na+ और Cl- से। धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को वैद्युत संयोजक आबंध यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। कासेल लुईस के संरचना के बाद अब बात करते हैं अष्टक नियम के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। यह नियम 1916 में कासेल और लुईस द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत को रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों की सहभाजन के द्वारा होता है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड अणु है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2, यानी कार्बन की संयोजकता है 4। कार्बन की संयोजकता को हमने क्रॉस से दर्शा रखा है। कार्बन के बाद अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन की संयोजकता है 6। ऑक्सीजन की संयोजकता को हमने डॉट से दर्शा रखा है। इस तरीके से हम किसी भी अणु का लुईस डॉट संरचना बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन ने ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम को फॉलो करा है। इस नियम में कुछ दोष थे। आइए अष्टक नियम की सीमाओं के बारे में बात करें। कुछ यौगिक में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह चित्र AlCl3 अणु का है। इसमें एल्यूमीनियम अष्टक नियम को फॉलो नहीं कर रहा। उन अणुओं में जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है यानी ऑड होती है, वह अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। स्क्रीन पर दिया गया अणु निट्रिक ऑक्साइड का है। इसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, इसीलिए NO अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते। वह अणु जिनमें परासरित अष्टक होती है, वह अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के रूप में समझें। स्क्रीन पर दिया गया चित्र PF5 अणु का है। इसमें फास्फोरस में D ब्लॉक में फिलिंग होती है, इसीलिए यह अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते हैं। यह सिद्धांत अणु की आकृति और सापेक्ष स्थायित्व के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, इसीलिए यह नियम एक सफल नियम नहीं माना गया।
आइए अब इन नियम को अच्छे से और समझने के लिए एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार हमें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का लुईस बिंदु संरचना बनाना है। इसको बनाने के लिए पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 1s2 2s2 2p2, यानी कार्बन के पास संयोजकता है 4 और ऑक्सीजन के पास संयोजकता है 6, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p4। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10। इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके हम कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कार्बन के चारों ओर उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं, उसी तरीके से ऑक्सीजन के चारों ओर उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने कासेल-लुईस संरचना के बारे में सीखा, हमने अष्टक नियम के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ेंगे और फार्मल आवेश के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।